गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसकी पहले मैंने आपको अध्याय नंबर 4 आव्यूह के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में आपको 3-4 वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आज हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय नंबर 5 साइड डिटरमिनेंट। ठीक, अब इसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो साइड की परिभाषा यानी डिटरमिनेंट की परिभाषा, जैसा कि मैंने आव्यूह बताया था, उसमें कहा था कि प्रत्येक जो वर्ग आव्यूह है वो सारणिक कहलाता है। क्या कहता है? सारणिक कहलाएगा। लेकिन इसमें देखिए सारणिक की परिभाषा क्या है कि यम गुणे n राशियों को, यानी यम गुणे n राशियों को दो समानांतर, देखिए दो समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य अंकायत में लिखे गए क्रम विन्यास को n क्रम का सारणिक कहते हैं। फिर से देखिए, n गुणे n राशियों को दो समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य अंकायत में लिखे गए क्रम विन्यास को n क्रम का सारणिक कहते हैं। ठीक, किसी भी सारणिक को संकेत ट्रायंगल या किसी विशिष्ट बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, लाइक ए और ए। ठीक है, जो सिंबल है, इस तरह से हमारा सारणिक की परिभाषा होती है। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्म है, इसको देख लीजिए। अब क्या है, इसकी जो सारणिक में पंक्तियों, सारणिक में पंक्तियों व तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। कहने का तात्पर्य है कि सारणिक में जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आव्यूह पढ़ा था, तो आव्यूह में क्या था कि सिर्फ वर्ग आव्यूह में ही रो और पंक्तियों की संख्या बराबर होती थी, बाकी में हम कुछ भी कर सकते थे, जिस तरह का हो रहा था उसका नाम लिया गया। लेकिन सारणिक में मस्ट है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल रहेगी, तभी सारणिक कहलाएगी, अन्यथा सारणिक नहीं कहलाएगी। दूसरा चीज इसमें बाएं हाथ के कोने से प्रारंभ, बाएं हाथ के कोने से प्रारंभ करके विकर्ण के अनुदिश अनुदिश लिखे अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक, तीसरा क्षैतिज अवयव
क्षैतिज अवयव पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ कहलाते ठीक। नेक्स्ट, किसी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होगा। ठीक है ना। कहते हैं किसी भी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक। और इसमें अब देखिए, अब पचवा साड़ी के पीले तत्वों अथवा स्तंभों को नेक्स्ट साड़ी के किसी पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर या आपस में बदल दे तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। है। नेक्स्ट, किसी साड़ी के दो पंक्तियों के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दें तो साड़ी के मान का चिन्ह
साड़ी के मान का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी साड़ी के दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ एक जैसे हों तो साड़ी का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ओके, तो ये जो इसकी जंगल में है इतना याद आइए कि शून्य होगा। ठीक है ना। अब आते हैं साड़ी का विस्तार। क्या देखते हैं? साड़ी का विस्तार। साड़ी का विस्तार। साड़ी का विस्तार पहला पहले स्तंभ के अनुसार, पहले स्तंभ के अनुसार, पहले स्तंभ के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि एक साड़ी है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। ये हमारा सारणी दिया गया। ठीक है, तो सारणी में देने के देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए कि अगर सारणी है तो प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस तो जैसे 3 का मान लीजिए जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये यहां से करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका सब छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि पहले जो है स्तंभ के अनुसार जो है हम विस्तार करेंगे साड़ी का। ठीक, तो स्तंभ के अनुसार जब करते हैं तो पहले स्तंभ के लिए देखिए यहां क्या हो जाएगा कि या मॉडे इक्वल, ठीक है, मॉडे में कर सकते हैं मॉडे इक्वल ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या है बराबर कर दें तो सबसे पहले हम पहला ये लिखते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? पहला वर्ड लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको और इसको ऐसे ढक लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? ढक लेंगे, यानी अब इसको बचे हुए भाग को लिखेंगे, यानी ये जो भाग है लिखा जाएगा, यानी B2, B3, C2 और C3। ठीक, ये A1 का उपसारणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसारणी। उपसारणी अभी बात बताते हैं। उपसारणी लिखने के लिए भी यही रूल है कि जिसका उपसारणी लिखना है उसके स्तंभ और उसके रो के अवयवों को ढक लेने पर जो शेष बचता है वो उसका उपसारणी है। अब देखिए फिर यहां माइनस लगाएंगे। देखिए माइनस लगा दिया। अब लिखेंगे A2। क्या लिखेंगे? A2, फिर इसका उपसारणी
अब जब इसका उपसारणी लिखेंगे तो इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, यानी ये पूरा क्या करेंगे, ये लाइन देखिए इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे ऐसे, ठीक है। बचा क्या, B1 B3 और C1 C3। अब तीसरा प्लस A3। अब इसका जब लिखेंगे उपसारणी तो ये लाइन यानी देखिए ये और ये हमारा छूट जाएगा, बचेगा क्या, B1 B2 B1 B2 C1 C2, ठीक। अब इसका यहां से बराबर, अब देखिए A1 ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 और यहां से B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। ये हमारा इसका प्रसार हो गया स्तंभ के अनुसार, ठीक है ना। अब दूसरा आता है कि पहले पंक्ति के अनुसार, पहले पंक्ति के अनुसार बाकी सेम कंडीशन, चाहे आप पहले स्तंभ के अनुसार कीजिए, चाहे दूसरे स्तंभ के अनुसार कीजिए, तीसरे स्तंभ के अनुसार कीजिए, सेम पैटर्न लागू होगा। पहले उस जिसको लिखा जाता है उस पद को लेकर के उसके अवयव रो और कॉलम के पदों को छोड़ के शेष का पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें है, अगर इसका मतलब यही है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर ये है इसका करना है आपको किसके अनुसार करना है, पंक्ति के अनुसार करना है। पहले लिखेंगे A1, अब इसका उपसारणी तो सेम ये और ये क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा B2 B3 C2 C3, ठीक। अब ये माइनस B1, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा A2 A3 C2 C3 प्लस, अब क्या लिखेंगे C1, तो जब C1 लिखेंगे तो बचेगा ये और ये छूट जाएगा, अर्थात A2 A3 B2 B3, ठीक। सेम कंडीशन ऐसे यहां से क्या करेंगे कि A1 और ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 और A2 B3 और माइनस A3। ये जो बीच का होगा ऐसे गुणा होता है, यहां माइनस, ये ऐसे गुणा होता है, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गुणा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पंक्ति के अनुसार हो गया। इसी तो तरह इस पंक्ति के अनुसार करना है तो भी इस अनुसार करना है तो भी ऐसे ही सिस्टम में फॉलो करेंगे। सिर्फ माइनस प्लस का हमको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। दूसरी चीज अब देखेंगे उपसारणी तथा खंडन। उपसारणी तथा सहखंड।
ठीक है, उपसाणी तथा खंड। अब देखिए कहते हैं क्या कि जैसे उपसाणी मान लीजिए, पहले तो ये दिया गया है, मान लीजिए जैसे डेल्टा इक्वल दिया गया, मान लीजिए सारणी दिया गया क्या कि A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2 और A3 3। मान लीजिए ये हमारा दिया गया सारणी, ठीक है, ये हमारा सारणी दिया गया। अब इसमें हमको उपसारणी लिखना है। चलिए पहले थोड़ा सा लिखें इसके बाद, यदि हम अवयव ए आई जे से होकर जाती हुई पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ दें तथा स्तंभ को छोड़ दे इस प्रकार प्राप्त, ये उपसारणी है, तो इस प्रकार प्राप्त सारणी AIJ की उपसारणी कहलाती है, उपसारणी कहलाती है, उपसारणी कहलाती है, जिसे MIJ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य उपसारणी में क्या है, हमने आपको बताया कि यदि हम अवयव AIJ से होकर जाती हुई पंक्ति अथवा स्तंभ को छोड़ दें, इस प्रकार प्राप्त सारणी AIJ की उपसारणी कहलाती है। तो मान लीजिए AIJ, जैसे हमारा अगर A1 का हमको अगर उपसारणी अर्थात MIJ बराबर क्या हो जाएगा कि देखो कहा है कि AIJ के उस पंक्ति और स्तंभ को इग्नोर कर दें, यानी इसको और इसको क्या करें, छोड़ दें, तो बच क्या रहा है A22, A23, A32 और A33। ये इसकी क्या कहलाएगी, उपसारणी कहलाएगी। अब देखिए उपसारणी के संकेतों के रूप में सारणी का प्रसार, उपसारणी के संकेतों के रूप में प्रसार, सारणी का प्रसार
प्रसार, अर्थात क्या हो जाएगा, -1 1 + 1 A11 M11, ठीक, प्लस -1 1 + 2 A12 M12, प्लस -1 1 + 3 1 + 3 A13 M13, ठीक है, इस रूप में। चलिए अब आता है, ये हो गया हमारा। दूसरा बचता है सहखंडन। क्या बचता है, सहखंडन। सहखंडन बोलते हैं या सहखंड बोलते हैं इसको, सहखंड। सहखंड में क्या है, MIJ उपसारित को यदि -1I + J से गुणा किया जाए, तो वह अवयव AIJ का सहखंड कहलाएगा। सहखंड कहलाता है। इसे कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम, जैसे यह है कि इन्होंने कहा कि भाई हम A11 का सहखंडन निकालते हैं, तो A11 का सहखंडन क्या हो जाएगा कि AIJ यानी A11 बराबर कर जाएगा -1, इस पे कितनी है I + J यानी 1 धन 1, क्या हो जाएगा 1 + 1, और इसका उपसारी यानी A1 का उपसारी क्या हो जाएगा कि A22 A23 A32 और A33, ठीक, इसका गुणा जो कहलाएगा वो इसका सहखंडन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सहखंडन निकालते हैं। अब क्या है कि हम आगे जो सीखेंगे, आगे क्या सीखने वाले हैं हम इसमें, सबसे पहले मुख्य बात अब ये तो हो गया। अब आएगा सारणिक के गुण। सारणिक के गुण, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे, और जितना चर्चा हमने किया उसको आपको लर्न करना है, यानी उस पर प्रैक्टिस आपकी करनी है, जिससे तभी आप सारी के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो तब के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।